अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे। आई थिंक 10 पार्ट्स तक बनेंगे इसके। आज हम लोग सिर्फ कवर करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है और उनको मॉडर्न एरा में कैसे डिफ़ाइन किया गया था। ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इसके। आज हम लोग पढ़ेंगे यही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, किसने दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, किसने रिजेक्ट की थी, क्यों रिजेक्ट की थी। और फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको कैसे डिफ़ाइन किया गया था, किस बेसिस पर डिफ़ाइन किया गया था। अब आपकी जो बुक है उसमें 7.1 में इंट्रोडक्शन दी गई है। ठीक है, उसमें ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली कंपाउंड्स हमारे पास दो हैं। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और इनऑर्गेनिक, इन दोनों को हम लोग दो चीज़ों की बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि उसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं या कहाँ से उनको हासिल किया जा सकता है, ओरिजिन। और दूसरा हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिहाज से भी याद रखना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग दो चीज़ों की बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओरिजिन और प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब सबसे पहले जो अर्ली साइंटिस्ट थे ना, मतलब मोर देन 200 ईयर्स अगो, जो साइंटिस्ट थे ना, वो ये कहते थे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, सिर्फ लिविंग थिंग से ही हम लोग उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ये साइंटिस्ट बिलीव करते थे। ठीक है, बिफोर द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग सिर्फ लिविंग थिंग से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते थे किसी भी नॉन लिविंग थिंग से। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ओरिजिन, प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, लो है, क्या है, वो भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसको देखेंगे और हम उसको डिफरेंशिएट भी करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे कैटिनेशन शो करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो नहीं करते, तो ये डिफरेंट पार्ट्स में हम इसको कवर करेंगे। तो अब आगे हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, ये हम लोगों ने पहला अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते थे अकॉर्डिंग टू अर्ली साइंटिस्ट, वही होते थे जो सिर्फ लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते थे। अब जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ कि हमारे पास जो लिविंग थिंग्स होते हैं फॉर एग्जांपल वो या तो प्लांट्स हम लोग होते हैं या एनिमल्स होते हैं, अगर हम इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो। ठीक है, लिविंग थिंग्स या तो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं। अब प्लांट्स प्लांट्स से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑयल्स, पल्सेस, ये सारे ऑर्गेनिक होते हैं। इसी तरह एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैमल्स के यूरिन के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है यूरिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये कुछ एग्जांपल्स थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से किए जाते हैं, जैसे इसमें सॉल्ट्स आ जाते हैं, सोडियम क्लोराइड आ जाता है, पोटेशियम क्लोराइड आ जाता है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, तो आप लोग आराम से इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हमको कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिविंग थिंग्स से या नॉन लिविंग थिंग्स, और उसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आती है हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ये दी थी जे बर्ज़ीलियस ने। ये वैसे बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोग एमकेट के लिहाज से देख लें जिन लोगों ने देना है एमकेट, वरना ना भी करें तो खैर। एम बर्ज़ीलियस, पता नहीं स्पेलिंग देख लो, नॉट कन्फर्म्ड अबाउट द स्पेलिंग्स, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर नहीं आता। ठीक है, बर्ज़ीलियस, जे बर्ज़ीलियस। अब इस थ्योरी ने उसी पॉइंट को किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, हम लोग उसको आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी, सिंपल, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग्स से ले सकते हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज नहीं कर सकते। फिर बाद में इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था, किसने रिजेक्ट किया था? फ्रेडरिक वॉलर ने। एमसीक्यू, किसने रिजेक्ट किया था? फ्रेडरिक वॉलर ने। तो इसने क्यों रिजेक्ट किया था? फ्रेडरिक वॉलर ने क्यों रिजेक्ट किया था? अभी उसने ना एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था कि हम लोग यूरिया को, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर दिया था लेबॉर्ट्री के अंदर बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये एक मेजर एडवांसमेंट थी
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड में। जैसे कि हम लोग देखें, जो हमारे पास यूरिया है वो हमारे पास क्या है, NH2CO। इसी को अगर हम लोग खोल के देखें तो यहाँ पे एक ये ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये अमाइड ग्रुप लगा हुआ है। आगे जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे ना तब आपको इसकी समझ आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। यूरिया के ही डिफरेंट 2 नाम्स हैं, वो भी आप लोग याद कर लें। कार्ब अमाइड इसको कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कार्बोनाइल डाईअमाइड। ठीक है, कार्बोनाइल डाईअमाइड। अब फ्रेडरिक वॉलर ने जो एक्सपेरिमेंट की थी, हम उस एक्सपेरिमेंट को ज़रा से स्टडी करते हैं जो फ्रेडरिक वॉलर ने की थी एक्सपेरिमेंट। फ्रेडरिक वॉलर ने कहा था, उसने यूरिया सिंथेसाइज़ किया। उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज़ किया था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसने लिया था वो था अमोनियम साइनेट, NH4CNO। इट इज़ अमोनियम साइनेट, और इसको हीट करने पर उसे मिल गया था NH2CO यूरिया, ये उसे मिल गया था। और इसी की वजह से जब उसने ये आर्टिफिशियली जब उसने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज़ कर लिया था यूरिया को, तो यहाँ से मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया था। तो वो कैसे चेंज किया था अब उसको स्टडी करते हैं, जो कि है हमारा आज का लास्ट कंटेंट 3। अब जब उसने सिंथेसाइज़ कर लिया तो अब यहाँ से क्या हुआ, अमोनियम साइनाइड से उसने यूरिया को सिंथेसाइज़ कर लिया। तो फिर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ से जो थे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो और बना लिए गए थे। ओल्ड साइंटिस्ट ने न्यू कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर किए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो है वो हमने इस डेफिनेशन को भी मॉडर्नाइज़ करना है, क्योंकि अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो सिर्फ लिविंग थिंग्स से नहीं मिल रहे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने ये ऐसा किया और फिर उन्होंने ये नोट किया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनके अंदर जो कार्बन था ना वो एसेंशियल एलिमेंट था। कार्बन वॉज एन एसेंशियल एलिमेंट, MCQ के तौर पे याद रखना है, ठीक है। कार्बन वॉज एन एसेंशियल एलिमेंट, और कार्बन के साथ डिफरेंट एलिमेंट्स होते थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, डिफरेंट कंपाउंड्स होते थे जिनको हम लोग कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन तो है उनके अंदर लेकिन वो इनऑर्गेनिक है। जैसे कि हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट क्या होता है, C2O3, ये तो ऑक्सलेट होता है, सॉरी, हाँ HCO3, ये बाइकार्बोनेट हो गया, और C2O3, नहीं मैं सही लिखा था, C2O3, हाँ ऑक्सलेट है, C2O4 ऑक्सलेट होता है। अच्छा, तो ये कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये जो भी होते हैं इनके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन हम इनको इनऑर्गेनिक कंसिडर करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ इनको इनऑर्गेनिक कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए अब जो मॉडर्न डेफिनेशन थी वो ये थी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं, जिनको हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, या उनके डेरिवेटिव्स यानी जो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स से बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट है, मेथनॉल है जिसके अंदर ऑक्सीजन आ जाता है, अल्कोहल्स हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, बेंजीन हो गया, मीथेन हो गया। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।